के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी लगातार विवादों में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट की पूरी साजिश इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रची गई। यहीं से डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया गया था। जांच एजेंसियों ने जब इस यूनिवर्सिटी की कुंडली खंगालने का काम किया गया, कुंडली खंगाली गई, तो और भी हैरान करने वाली बातें सामने आई। यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा एक और लंबा और चिंताजनक इतिहास खुलकर सामने आ गया है। दरअसल 2008 में दिल्ली और अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट में बम बनाने की साजिशें, आईईडी प्लांटिंग और मॉड्यूल के संचालन में फ्रंटलाइन भूमिका में रहा मिर्जा शादाब बेग उस वक्त फरीदाबाद की इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र था। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कई फाइल्स इस बात की गवाही देती हैं, तस्दीक करती हैं कि अल-फलाह के कुछ छात्र पिछले 1.5 दशक में कई बार आतंकी गतिविधियों में जुड़े पाए गए। 2008 के दिल्ली धमाकों में शामिल इंडियन मुजाहिदीन के टॉप ऑपरेटिव मिर्जा शादाब बेग की मौजूदगी ने उस दौर में सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए थे। और अब लाल किले के पास ब्लास्ट में एक बार फिर से यूनिवर्सिटी एजेंसियों के शिकंजे में आ गई है। 2008 में दिल्ली में सिलसिलेवार धमाकों के बाद अब जांच एजेंसियां संदिग्ध के नंबर, मेल्स और मॉड्यूल नेटवर्क लगातार खंगाल रही हैं। उसी दौरान अल-फलाह के स्टूडेंट मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आ गया है। कई एजेंसी अफसर आज भी ये बात बताते हैं, ये जानकारी देते हैं कि यही वो बिंदु था जहां पहली बार ये साफ हुआ कि आधुनिक शिक्षा संस्थानों में बैठकर भी आतंकी मॉड्यूल तैयार किए जा सकते हैं या किए जा रहे हैं। बाद में पता चला कि शादाब बेग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बहाने दिल्ली एनसीआर में अपने नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रहा था। धमाकों के बाद वो देश के बाहर निकल गया, पहले पाकिस्तान, फिर आईएसआईएस के साथ जुड़ गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार आतंकियों से जुड़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अल-फलाह की जांच भी शुरू कर दी। ईडी यूनिवर्सिटी की टेरर फंडिंग को लेकर लगातार जांच कर रही है। ईडी ने अल-फलाह में जांच के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग को सील कर दिया है। एनआईए ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भी हिरासत में ले लिया है। वो दिल्ली ब्लास्ट और साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच के बीच नूह में मस्जिद और मदरसों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही नूह एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि मस्जिद, एजुकेशन से जुड़े मदरसों और बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, सभी पुरानी स्क्रैप कार, टू व्हीलर बेचने और खरीदने वालों की भी जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी गतिविधियों के बीच हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई है, अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि हरियाणा पुलिस में एंटी टेररिस्ट सेल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि एंटी टेररिस्ट सेल का प्रस्ताव होम डिपार्टमेंट में पेंडिंग था, लेकिन फरीदाबाद की घटना के बाद एक बार फिर से इस पर मंथन तेज हो गया है। अपने खास कार्यक्रम में आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ सवाल हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंक से पुराना कनेक्शन रहा है? क्या अल-फलाह पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है? मस्जिद और मदरसों की जांच की आंच आखिर कहां तक पहुंचेगी? क्या एंटी टेररिस्ट सेल से आतंक का खात्मा संभव हो पाएगा? इन सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अल-फलाह को लेकर हम बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह देश भर में लगातार ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बनी है। लेकिन बहुत बड़ा मामला ये है कि ये नया कनेक्शन नहीं है, इससे पहले भी आतंक से कनेक्शन रहा है। चर्चा होगी, उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकवादियों से कनेक्शन के बाद में तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच जारी है और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी शुरू हो चुकी है। अमित शाह की तरफ से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि आतंक के लिए फंडिंग करने वाले लोगों की जांच की जाए और इस यूनिवर्सिटी में कहां से फंडिंग की जा रही थी। अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि दूसरे देशों से भी आतंक के लिए फंडिंग की जाती थी और टेरर को बढ़ाने के लिए, आतंक को बढ़ाने के लिए उस पैसे का प्रयोग इसी यूनिवर्सिटी में किया जाता था। और कैंपस के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है उसकी बिल्डिंग में जाकर जांच की गई और जांच करने के बाद में उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। यानी कि वहाँ ईडी को शायद पुख्ता सबूत वहाँ से मिले हैं कुछ, और उसी के आधार पर अब
आगे की जांच कर रही है ईडी की टीम, अधिकारियों की टीम की तरफ से। उस बिल्डिंग में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जो भी दस्तावेज वहां रखे हुए हैं या कोई सामान रखा गया है उसको वहां से कहीं भी हटाया नहीं जा सकता। वहीं उसको ऐसे ही स्थिति में रखा जाएगा, क्योंकि ईडी की जो टीम है वो अब जांच करेगी तो तमाम जो सबूत हैं, चाहे दस्तावेज हो या कोई ऐसा सामान जो वहां से बरामद किया जा रहा है जिस पर कोई ऐसी आतंक के लिए फंडिंग करने के सबूत हो। और चूंकि पहले जब निर्देश अमित शाह की तरफ से ईडी के अधिकारियों को दिए गए थे तो दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू किया जा चुका है। और अब साफ तौर से चूंकि केवल अल-फलाह यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हेडक्वार्टर दिल्ली में भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां से भी अब यहाँ जो मिले दस्तावेज हैं या हेडक्वार्टर में जो मिले दस्तावेज हैं उनका मिलान किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो ट्रस्ट के 4 लोग हैं उनमें से एक महिला ट्रस्टी यूएई में रहती है और अंदेशा इस बात को लेकर है कि वहां से भी यहाँ फंडिंग आतंक को बढ़ाने के लिए की गई हो और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जहाँ यहाँ जो पैसा है या उस तरह से जो भी अगर कहीं बाहर से पैसा आता है तो उसकी भी जांच अब ईडी की तरफ से की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है, बिल्डिंग है, उसको सील ईडी के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। वहाँ ईडी की टीम के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और अकाउंट से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए हम बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी देने वाले हैं देवेंद्र कौशिक, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद, साथ ही जावेद हुसैन हमारे साथ संवाददाता दिल्ली जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट जब से हुआ है, कार धमाका जब से हुआ है, अब पूरे ही देश की निगाहें फरीदाबाद पर टिकी है, अल-फलाह पर जुड़ी है, रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हुई थी उसके बाद में जेएनके पुलिस की तरफ से फरीदाबाद पुलिस को एक लीड दी गई थी और उस लीड को मैच्योर करते हुए फरीदाबाद पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी तरफ से इस पर काम किया गया और जेएनके पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद में उसके ठिकानों पर जब खंगाला गया तो 10 तारीख को वहां 9 तारीख को 360 किलोग्राम प्रिपेयर जो विस्फोटक था वो वहां से बरामद किया गया और मुजम्मिल की निगरानी में उसके बाद 10 तारीख को सुबह के वक्त में 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाया गया और उसी शाम को उमर नबी की तरफ से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया और तमाम जो तार थे वो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए दिखाई दिए और जो कार ब्लास्ट में प्रयोग की गई थी वो भी फरीदाबाद के सेक्टर 37 के एक डीलर से खरीदी गई थी, उसके सीधे तार फरीदाबाद से जुड़ते हुए दिखाई दिए। उसके बाद में लाल इको स्पोर्ट्स का जो दिल्ली पुलिस जिसको तलाश रही थी वो भी फरीदाबाद के गांव खदावली में पाई गई, उसको पुलिस की तरफ से बरामद किया गया। इसके साथ साथ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी डॉक्टरों के साथ साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन और एक ड्राइवर की गिरफ्तारी वहां से हुई। उनके कनेक्शन नुहू से दिखाई दिए। उमर नबी के कनेक्शन नुहू के एक गांव में किराए पर 10 दिन के करीब में वहां रहा था, कनेक्शन नुहू से भी दिखाई दिया अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो और ज्यादा तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा जिक्र आपने भी किया 2007 का मिर्जा सादाब का, वो यहाँ से बीटेक कर रहा था और इसी दौरान इंजीनियरिंग करने के दौरान ही उसने सीरियर ब्लास्ट में वो शामिल पाया गया। तो आप समझिए कि 1997 में जब इसकी नींव रखी गई थी, इंजीनियर कॉलेज बनाया गया था, तो उस वक्त से ही क्या आतंकियों को यहाँ पनपने दिया जा रहा था या आतंक की यहाँ शिक्षा दी जा रही थी, ये तमाम बड़े सवाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हुआ कि जितने भी डॉक्टर की तरफ से यहाँ ज्वाइनिंग की गई थी तो वो ज्वाइनिंग से पहले उनके रिकॉर्ड को क्यों नहीं खंगाला गया था। तो अब ऐसे में चूंकि अब ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अब हो चुकी है, क्योंकि जो है इसका जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो अब रिमांड पर है और रिमांड के दौरान में भी कई चीजें अब सामने निकल कर आनी है कि कहाँ कहाँ उसके तार जुड़े हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि वो विदेश भाग सकता था, इसलिए सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बीच में भी पुख्ता सबूत जब ईडी को मिले हैं तो कोर्ट में वो दस्तावेज दिखाए गए। उसके बाद में 13 दिन की रिमांड मिली है। 415 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई है कि जो नेक और यूजीसी की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए थे, 2 एफआईआर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दर्ज की गई थी, उसमें से एक एफआईआर ईडी को ट्रांसफर की गई और उसके बाद में उसी के आधार बनाते हुए जांच ये शुरू की गई। तो उसमें पता चला कि जो ग्रेड ए ग्रेड जिस यूनिवर्सिटी को दिखाया जा
जा रहा था उसकी वो ए ग्रेड थी नहीं, और इसीलिए बरगलाकर बच्चों से धोखाधड़ी करके ये पैसा इकट्ठा किया गया था, और पैसा इकट्ठा करने के बाद में उस पैसे को अलग अलग जगह फर्मों पर ट्रांसफर किया गया। तो ये बड़ी जो ईडी की तरफ से जो पुख्ता सबूत मिले हैं, बड़ी कार्रवाई उसके बाद में हुई है। आने वाले दिनों में जो अकाउंट से संबंधित जितने भी कर्मचारी काम इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, और उसके बाद में एक दूसरे के साथ बिठाकर उनसे आमना सामना कराया जाएगा। क्योंकि सीएफओ की तरफ, पहले सीएफओ को ईडी ने जांच की थी और उससे पूछताछ की थी, तो सीएफओ की तरफ से यह बताया गया था कि जितने भी वित्तीय बड़े मामले हैं उनमें इंटरफेयर, हस्तक्षेप पूरी तरह से जवाद अहमद सिद्दीकी का रहता है, और वही उन तमाम चीजों के फैसले लेता है। तो एक बड़ा बयान एजेंसी के सामने, ईडी के सामने उसके सीएफओ की तरफ से दिया गया था, उसको भी आधार माना गया। 48 लाख रुपए नकदी बरामद हुई और कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जहां जो अलग फर्म जवाद अहमद सिद्दीकी की है उसमें इस पैसे को ट्रांसफर किया गया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग और इसके साथ साथ अब चूंकि अब जांच आगे बढ़नी है, ऐसे में और भी कई खुलासे होने बाकी हैं जो ईडी करेगी। इसके अलावा अगर एनआईए की भी बात करें तो एनआईए की तरफ से भी जांच की जा रही है, कई गिरफ्तारी हुई है, अदालत में आरोपियों को पेश किया गया है, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन शाहिद हो, और निसार को भी कल बताया जा रहा है कि केरल साइड से उसको गिरफ्तार किया है, और उसकी और पत्नी और बेटी क्योंकि अल-फलाह में ही रहती हैं और बेटी जो है वो यहीं पढ़ाई भी कर रही है, तो उनको भी हाउस अरेस्ट करके एजेंसियों की तरफ से अल-फलाह कैंपस में ही रखा गया है। उनसे बाहर निकलने की पूरी तरह से मनाही है। एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। तो ये तमाम ऐसी जांच हैं जो लगातार आगे बढ़नी है, और अभी भी अंदेशा इस बात को जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी आतंकियों के तार इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है देवेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। जावेद, जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और परत दर परत जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही राजधानी में, अब तक अगर हम बात करें किस तरह की हलचल जांच से जुड़े? और देखिए, सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने इस मामले में 4 जो मास्टरमाइंड जो इसके मुख्य हैंडलर्स बताए जा रहे हैं, जिनको टेरर मॉड्यूल को लेकर गिरफ्तार किया गया था, एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार करके अब उसे दिल्ली लेकर आई है। और इस वक्त जो है उनसे पटियाला कोर्ट में पेश करने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, इनसे रिमांड मांगी जाएगी। क्योंकि अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अगर हम बताएं तो कुल 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले आमिर की, उसके बाद दानिश यानी कि जसलील बिलाल की उर्फ दानिश, इसके अलावा डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और मौलाना इरफान। अब ये 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मॉड्यूल में जिस तरीके से ब्रेन वॉश करके, रेडिकलाइजेशन करके जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन ये जो टेरर मॉड्यूल था ये बहुत बड़ा मॉड्यूल था, क्योंकि इसको सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा कई ऐसे शहरों जहां फुटफॉल सबसे ज्यादा होता है वहां पे इसको एग्जीक्यूट करना था। लेकिन इसका जो बेस कैंप है, व्हाइट कॉलर बेस कैंप जो बना वो बना आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ आपको हम बता दें कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है इस पूरे मामले में शुक्रिया जावेद, आपको ये जानकारी आपने दी, और देवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, विस्तार से फरीदाबाद से जानकारी आप दे रहे थे। तो अल-फलाह का आतंकी कनेक्शन, ब्लास्ट के बाद ये सवाल बहुत सारे उठ रहे थे, क्या मॉड्यूल प्लांटिंग यहाँ पर हो रही थी, आतंक को पनाह दी गई थी, आतंक के जो आका डॉक्टर्स हैं उनको पनाह दी गई थी, क्या प्रशासन को भनक नहीं थी, क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन को भनक नहीं थी? ये सवाल कार ब्लास्ट, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद जरूर उठे थे, लेकिन आतंक से पुराना कनेक्शन है उसके बाद ये मामला बेहद संजीदा हो जाता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजे की तैयारी है, आतंकी नेटवर्क की जांच लगातार चल रही है, यूनिवर्सिटी से मिले आतंकी कनेक्शन की जांच होगी। तो एनआईए मामले की जांच कर रही है, फंडिंग से जुड़ी जांच ईडी कर रही है, भी आप जानते हैं, पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं। आतंकी कनेक्शन के बाद स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन, तो आतंकी कनेक्शन ये सामने आया है। डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम समेत 7 अधिकारी टीम में शामिल किए गए हैं। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से अभी तक के मामले की जांच होगी, तो गिरफ्तारी हुई उसके बाद कड़ी दर कड़ी जांच होगी, क्या क्या अब तक सामने आया है, तो कहां से आया विस्फोटक पदार्थ, ये सवाल लोगों के जहन में जरूर उठता है। जांच टीम किस किस एंगल पर फोकस कर रही है वो हम आपको बता रहे हैं। किस वाहन से विस्फोटक को लाया गया था, इस प्रश्न का जवाब तलाशने का भी प्रयास हो रहा जांच के जरिए। किराए के मकान तक किस रास्ते से विस्फोटक लाया गया, तो किस वाहन से, किस रास्ते से विस्फोटक को लाया गया, प्रकरण में और कौन कौन स्थानीय लोग शामिल हैं, क्या स्थानीय लोगों की मदद से इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, क्या भूमिका स्थानीय लोगों की रही, तो कहां से विस्फोटक पदार्थ आया, किस वाहन में लाया गया, किस रास्ते से ले जाया गया, क्या लोकल लोग भी इसमें मदद कर रहे थे या उनकी मदद के बगैर क्या ये संभव था। बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर जांच टीम की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई हैं, सुखबीर तंवर प्रवक्ता कांग्रेस, रिटायर्ड कर्नल एसजी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, रणवीर शर्मा पूर्व डीजीपी से भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत बीजेपी से। प्रियदर्शनी जी, आतंक का पुराना कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से रहा है, क्यों? पहले की भी हम बात करें केवल क्योंकि बीजेपी की जवाबदेही इसमें नहीं होगी, 2007 और 8 का भी कनेक्शन सामने आया। उस वक्त अगर हम कहें कि बहुत गहराई से या बहुत आप कहें कि मामले की तह तक जाकर अगर जांच उस वक्त हो गई होती तो शायद इस ब्लास्ट से बचा जा सकता था। ज्योति जी, आपको सादर प्रणाम और पैनल में बैठे हुए साथियों को भी। देखिए, मैं आपकी बात का और आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगी और बड़ी ही डिटेलिंग में जवाब दूंगी क्योंकि मुझे मालूम था ये प्रश्न आएगा। लेकिन पहले अपनी बात को शुरुआत करने से पहले एक बात बोलूं कि ये जो बीमारी है आतंकवाद की, इसको जो लपेटा गया है, जैसे कहते हैं ना, इसको सजा के ये लोग देते हैं कांग्रेसी कि नहीं। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक डिबेट में थी, कल परसों इसी टॉपिक पे ही डिबेट हो रही थी, तो एक कांग्रेसी प्रवक्ता ये बोल रहे थे और मुझे आप यकीन मानिए, मुझे अंदर से क्रोध आया उनकी ये बात सुन के, जब उन्होंने ये बोला कि आप कृपया करके उनके ना परिवारों से छेड़छाड़ मत करिए, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन मत करिए। ज्योति जी, आप हरियाणा के सबसे बड़े चैनल में आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी बहुत अच्छे परिवार से हूं, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों से कर रखी है। हमारे अंदर वो संस्कार क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं पनप रहे? और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी भी बेटी है, आप भी बताइए, मेरी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या मुझे नहीं मालूम होगा? कौन उसके दोस्त है, कौन उसके दोस्त नहीं है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नहीं मालूम है। तो ये जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, तब आप उन ये कौन ऑडियो चेक कौन करा रहा है? पीसीआर। प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं जो सवाल आप किसी पिछली डिबेट की जो बात के वो साथ ले आई हैं, अभी नए सिरे से डिबेट कैसे हो गया? ऐसे कभी किसी डिबेट में आपको किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा होगा कि इनके घर वालों की जांच क्यों हो रही है, उसी से आप डिबेट को शुरू क्यों कर रही हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर किसी विश्वविद्यालय में, किसी शैक्षणिक संस्थान में इतने बड़े स्तर पर आतंकी धमाका किए जाने की कोशिश हो रही है, साजिश रची जा रही है, तो क्यों शासन प्रशासन को इसकी भनक नहीं होती? इसमें केवल बीजेपी नहीं है, मैं पिछली सरकारों का भी इसमें जिक्र कर रही हूँ, तो आप इस पर आइए ना। इसी पे आते हुए मैं बता रही हूँ कि क्योंकि जब इनकी मानसिकता मैं बता रही हूँ क्यों ये हो रहे थे, पिछली सरकारों में भी हुए और ये अभी तक क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हुए भी हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंद गए हैं। इन लोगों ने पोटा में जो चेंजेस किए, प्रिवेंशन ऑफ एक्ट टेररिज्म जो एक्ट था, उसमें इन्होंने 2004 में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस चेंज किए। और वो क्लॉजेस क्या थे मैं बताऊं, इन कांग्रेसियों ने, यूपी की सरकार थी, क्या चेंजेस किए 2004 में? यूपी की सरकार थी, क्या चेंजेस किए? सूची सरकार में आते ही इन्होंने सबसे पहले कोटा चेंज किया। क्या चेंज था? सबसे बड़ा चेंज क्या किया था इन्होंने कि पहले जब किसी टेररिस्ट को पकड़ लिया जाता था, किसी आतंकवादी को पकड़ लिया जाता था ज्योति जी, तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती थी उसकी बंद कमरे में, तो बाकायदा एक कैमरा होता था और एक सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, चाहे एनआईए टीम का हो, एटीएस टीम का हो, वो लोग बैठे रहते थे, सीनियर 2 ऑफिशियल्स बैठते थे और बाकायदा उसकी जो वीडियोग्राफी होती थी और उसमें वो जो बयान देता था, उस बयान को एकदम पक्का माना जाता था। उसको माना जाता कि जो इसने बयान दिया है वो पक्का दिया है। आज इतना बड़ा क्लॉज, आतंकवादी क्लॉज इन लोगों ने खत्म कर दिया। टाडा जैसी चीज को इन्होंने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया इन्होंने? क्योंकि इनको अपने सेपरेटिस्ट दोस्तों को, अलगाववादी जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्योति जी, उन अलगाववादियों को जो कि पाकिस्तान की बातें करते थे, जो हमारे देश का खाना खाते थे, हमारे देश की सब्सिडी में रहते थे, इनके बच्चे हमारे अच्छे बोर्डिंग स्कूलों में हिंदुस्तान के पढ़ाते थे, लेकिन ये गाते थे गुण पाकिस्तान के। उनको ताजमान सिंह में ये लोग बुलाते थे और उसके बाद 3500 की थालियां खिलाते थे और तो हाथ में हाथ डाल के। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से हुआ दिल्ली ब्लास्ट? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, मैं बताऊं दिल्ली ब्लास्ट कैसे हुआ है। सबसे तो ये जो उम्र का जो ये जो पुरानी बातें, देखिए पुरानी बातें होती हैं, जिम्मेदारी पिछली सरकारों की भी होती है, तुलना भी हम करते हैं, विश्लेषण होता है, लेकिन अब जो हुआ उसमें आप पहले वाक्य, पहले शब्द से लगातार अपने विपक्षियों को ही कोसती रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सरकार में आप हैं, आज नहीं आए हैं, कल नहीं आए थे, पिछले साल नहीं आए थे आप लोग, 2014 से लेकर अब तक लगातार केंद्र में आप हैं, हरियाणा में आप हैं।
नहीं नहीं ज्योति जी, मैं तो यहाँ पे मैं ये नहीं investigation- कह रही हूँ कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप लोग जिम्मेदारी ले लीजिए, या जो ब्लास्ट हुआ कि वो नाकामी है, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इनपुट थी एजेंसियों को, काफी भारी मात्रा में विस्फोटक पहले ही जब्त कर लिया गया था। लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि ठीक है, तमाम सरकारों में जब जब ब्लास्ट हुए, लेकिन करीब 1.5 दशक के बाद दिल्ली को दहलाया गया, एक बहुत मैं बड़ा इसका आतंकी जवाब दे संदेश दूं, देने मुझे का आप 2 प्रयास मिनट दे हुआ। दीजिए, मैं तो इसका मैं जवाब घूम दे फिर कर देती हूँ। अल्फलाह को लेकर बात करने का प्रयास कर रही हूँ। क्यों कागज शासन प्रशासन को भनक नहीं लग पाती है? नहीं नहीं क्यों नहीं, प्रशासन ज्योति की जी, नाक मेरे के पास नीचे इसका इतना आंसर है। बड़ा एक मॉड्यूल तैयार कर दिया जाता है आतंक का किसी शैक्षणिक संस्थान में? ज्योति ये जी, कैसे मुझे हो 2 मिनट जाता है? दीजिए, ये मैं इसका कैसे आंसर हो देती जाता है? इसमें केवल बीजेपी नहीं, मैं कांग्रेस से भी पूछूंगी। जब 2007-8 में कनेक्शन सामने आ गया था अल्फला का आतंक से, उस वक्त क्यों नहीं बड़ी जांच की गई, बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई? सुखवीर तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंवर जी, स्वागत है आपका डिबेट में। 2007-8 का भी आतंकी कनेक्शन सामने आया है। ये बिल्कुल पहली बार नहीं है जब आतंकी कनेक्शन है अल्फला यूनिवर्सिटी का। क्या कहेंगे आप? देखिए ज्योति जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सदैव सर्वोपरि है। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद, हिंसा और कट्टरता का राष्ट्र में कोई स्थान नहीं। अगर किसी व्यक्ति या संस्था का कोई आतंकवादी, हिंसक या कट्टर संपर्क सामने आता तो उसके खिलाफ अविलंब त्वरित कार्रवाई निष्पक्ष और कठोरता के साथ होनी चाहिए, और जांच का किसी भी तरीके से कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हुए और जांच एजेंसियों को भी जो भी विषय हो उसके साक्ष्य संकलित करके और उनको न्यायिक विवेचन के लिए प्रस्तुत करना हमारी जो जिम्मेदारी है, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जो सरकार की जिम्मेदारी, उसका निर्वहन होना चाहिए। और किसी एक संस्थान के में गलत हुआ है, जैसे अल्फला का विषय चल रहा है, जिस प्रकार से आपने भी अभी कहा, देखिए 11.5 साल से सरकार केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की। आप कांग्रेस को खूब कोसें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी विफलता स्वीकार करनी पड़ेगी। कब तक कांग्रेस का नाम लेके अपनी विफलता से बचते रहेंगे, आज ये प्रश्न है। इसके अलावा हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, और जिस तरह से अल्फला विश्वविद्यालय की जो यूजीसी की जो मान्यता मिली, और वो किसके समय में मिली, मेडिकल कॉलेज की मान्यता किसके समय में मिली, ये इन सारी बातों को इन सारी बातों के दृष्टिगत जवाब देना चाहिए। इधर उधर की अगली पिछली बेफजूल की बातें करके क्या कोई है इस बात का जवाब के 11 साल आपके प्रदेश में सरकार है और किस प्रकार से यहाँ 2007-2008 में तो आप लोग थे सुखबीर जी। इन बातों का कोई जवाब 2007-8 में तो आप लोग थे ना। अपने हिस्से का जवाब देखिए उस वक्त अपने ऐसा हिस्से की कुछ जिम्मेदारी सामने तो नहीं लीजिए आया ना। था। ये अवधारणा बनाने का प्रयास है। नहीं, ये अवधारणा नहीं है, ये मैं तथ्यों के ये साथ बात कर रही 100% हूँ। अवधारणा तंवर का साहब, विषय, आप ये तो समझिए, आप एक नागरिक होने के नाते 2007-8 में ही अगर आतंकी कनेक्शन था इस कैंपस का, कब स्थापित हुआ? इस कैंपस का अगर आतंकी कनेक्शन था, कब स्थापित हुआ? उसी वक्त अगर रोक लग जाती, मैं क्या ये दिन हमें देखना होता? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये चर्चा हम कर रहे होते? और मेडिकल कॉलेज कब स्थापित हुआ और किसकी जिम्मेदारी थी जो मंजूरियां मिली? ये थोड़ी के सारा दोष मोड़ दोगे, ये एक तरफा नहीं चलेगा। इस बात का आप जवाब देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या सवाल पूछा आपने? मैं ये कह रही हूँ, जिम्मेदारी सबकी होती है जब सरकार में होते हैं। मैं बीजेपी वालों से सवाल को आप साथ साथ बोलते हैं तो ना आप मुझे सुन पा रहे, ना मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 2007-8 में तो आप लोग थे ना। मैं इनको अगर कह रही हूँ 11 साल से आप हैं, 2007-8 में तो आप लोग थे। अगर हमारी कोई चूक रही, हम मान रहे हैं हमारी कोई चूक रही, हाँ। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, और मेडिकल कॉलेज की संस्तुति किसने करी? इस बात का कोई जवाब आप दे दीजिए। नहीं, मैं क्या जवाब दे दूं? मैं क्या जवाब दे दूं? ठीक है, आप मान रहे हैं हमारे समय में चूक हुई, और इस बात को लेकर तो सवाल है ही कि कैसे मान्यता दी गई, कैसे मान्यता दी गई, इसको लेकर आपसे तो सवाल नहीं पूछ रही हूँ ना। मैं बीजेपी से सवाल करूंगी इस बात को लेकर। इस तरह की परमिशन क्यों मिली और वो किसके समय में मिली? क्या ये सवाल नहीं? बिल्कुल ये सवाल है, लेकिन मैं तो आप वाला सवाल आपसे पूछूंगी ना तंवर जी। कांग्रेस का सवाल पूछूंगी ना, कांग्रेस प्रवक्ता से मैं कांग्रेस का सवाल पूछूंगी ना। स्थापना होती है किसके जमाने में मेडिकल कॉलेज खुलता है और कौन उसमें रिश्वत लेता है? मैं जवाब दूं? नहीं, हमारे साथ एक्सपर्ट भी है। मैं ये कह रही हूँ, ऑडियो डाउन कीजिए तंवर जी की, ऑडियो डाउन कीजिए। थोड़ा स्टाइल जो आपका हो गया एंकर के साथ साथ बोलने का,
ना आप मुझे सुन पा रहे हैं ना मैं आपको सुन पा रही हूं। मैं 11 सालों को लेकर अगर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी मैं सवाल पूछूंगी, मैं सत्तासीन पार्टी बीजेपी से पूछूंगी, मान्यता को लेकर भी बात करूंगी, इनसे करूंगी। 2007-8 वाला भी आप सोच रहे हैं मैं इनसे ही उत्तर लूंगी तो ये नहीं हो पाएगा। उस वक्त का जवाब तो आप ही देंगे। 2007-8 का क्या विषय था? उस वक्त मैं ये कह रही हूं आतंकी कनेक्शन नया नहीं है, नया नहीं है, नया नहीं है, ये मैं कह रही हूं। चलिए, मैं जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल साहब, हम अल-फलाह को लेकर बहुत बार बात कर चुके हैं। दिल्ली, आप बोल क्यों रहे तंवर जी? आप रोकने के बाद आप रुकते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप हजारों डिबेट्स मेरे साथ कर चुके हैं। ये पिछले कुछ दिन से जो नया स्टाइल आपने बनाया है साथ साथ बोलने का, आप बहुत अच्छा स्टाइल समझ रहे हैं इसे। म्यूट कर रखा है मैंने आपको, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। कर्नल साहब, ये बिल्कुल नया कनेक्शन नहीं है अल-फलाह का। कैसे आप देख रहे हैं कि सालों से यहां आतंकवाद को पोषित किया गया, पाला गया, और दिल्ली ब्लास्ट उसका अंजाम क्या अब? जी, ये तो बात आपकी ज्योति जी बहुत सही है कि दिस इज ये कोई नई चीज नहीं हुई है इस कॉलेज में। ये बहुत पहले से ये मॉड्यूल इनका चल रहा था, और ये मॉड्यूल चलते 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 जो है कई सारे डॉक्टर इन्होंने जोड़ लिए, स्टूडेंट्स जोड़ लिए, और तो और इन्होंने मतलब विदेशों के भी कनेक्शन इन्होंने कर लिए, और बहुत ही बड़े लेवल पर ये लोग हमारे देश के अंदर आतंकवादी शुरू करना चाह रहे थे, इंक्लूडिंग ड्रोन। अभी बताइए, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि ये ड्रोन से पब्लिक के ऊपर हमला करके इनका एम सिंपल ये था कि अधिक से अधिक लाशें बिछाई जाए और पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए हिंदुस्तान को। तो ये जो आप कह रहे हैं इतने सालों से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिमर धीरे 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 चल रहा था ये, और कोई एकदम नहीं कह सकता है। अभी ये अपनी जिम्मेवारी को हटाने वाली बात हो जाती है, मैंने नहीं किया उसने किया, मैंने नहीं किया उसने किया। द पॉइंट इज कि ये इतने जमाने से हो रहा है, तो जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको कुछ ना कुछ भनक लगनी चाहिए थी जरूर। अगर उनको भनक नहीं लगी तो उसके दो कारण है, या तो ये लोग बिल्कुल ही निश्चिंत होकर सो रहे थे, घोड़े बेच के सो रहे थे, या फिर ये कुछ ना कुछ लोग जो है इसके अंदर शामिल थे, या वो इसको मतलब अनदेखा कर देना चाह रहे थे। इस बात से तो हम इसकी वो नहीं कह सकते। इतना लंबा काम, जैसे एक परिवार के अंदर, जैसे मैं सुन रहा था आपको, एक परिवार के अंदर अगर बंदा कहे कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, तो वो बहुत गलत बात है। ये सबको मालूम होता है, 100% ना मालूम हो, कुछ ना कुछ तो मालूम होता है अपने बच्चों के बारे में कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये अनदेखी है, ये तो समझ लीजिए एकदम टोटल अनजाने में अनदेखी है या जाने में अनदेखी है। इसके साथ में वो जो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज का जहां तक सवाल है, लेकिन मैं तो वो एक्शन जो तो पुलिस देखिए दोनों ऑफिसर को जो है, कर्नल साहब, अगर ये लापरवाही भी जी, है तो भी एक्शन बनता है, अगर साजिश का हिस्सा है तो भी एक्शन तो बनता है जी। तो जो पुलिस ने इनको जो है एकदम टाइमली पकड़ के वो इतना बड़ा पर्दाफाश कर दिया, उसकी तो बहुत ही अच्छी, उसने बड़ा अच्छा काम किया। वो भी ये हो सकता है मेरे हिसाब से, थोड़ा बुरा लगेगा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को, कि वो आदमी सेंटर का था इसीलिए उसने काम किया। अगर मान लीजिए कोई लोकल गवर्नमेंट होती J&K के अंदर, तो उसको छिपा देते वो लोग, शायद नहीं बताते। तो ये थोड़ा सा हमारे देश के अंदर, हमारे देश के प्रति प्यार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको अनदेखा करना हर सिटीजन का काम है। कहीं पर भी कोई गलत चीज देखे तो जरूर उसको बताए। और इस कॉलेज के अंदर जो है गलत चीजें इतनी हो रही थी, कई लोगों को पता था, जिसके अंदर तो कोई दो राय नहीं, पर जो उसके अंदर मिले हुए थे पॉसिबली वो इस बात को नहीं बताना चाह रहे थे। और जो नहीं मिले हुए थे, बाकी एजेंसियां जो है उनको थोड़ा बहुत तो भनक लगनी चाहिए थे। इससे पहले अगर मान लीजिए वो जो पुलिस ऑफिसर J&K के हैं उन्होंने नहीं बताया होता, तो कितना बड़ा हमारे देश का नुकसान होना था। ये अब एक सिर्फ दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से बच गए। पोस्टर से ही सारी जांच शुरू हुई, और उसके बाद आप कह सकते हैं ठीक है दिल्ली ब्लास्ट हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखदायक है, लेकिन कम से कम ये शिकंजा कसा गया कि आतंक के खिलाफ, अल-फलाह के खिलाफ, या इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। रणवीर शर्मा जी, अब तक जो जांच हुई है, जो परत दर परत खुलासे हुए हैं, कैसे आप देख रहे हैं जांच को? जी ये जो सॉरी, रणवीर शर्मा जी बोलिए मेरी आवाज आपको, ज्योति जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, आपने जो सवाल किया है कि जो जांच अब चल रही है और परत दर परत खुल रहा है, ये जांच एजेंसियों का एक बहुत बड़ा कामयाबी है
कि जब सबसे पहले चक्रवर्ती जी ने, जो हमारे एसएसपी थे श्रीनगर के अंदर, उन्होंने उस पोस्टर को जैसे मोहम्मद का पकड़ा और उसके ऊपर उन्होंने जो तफ्तीश स्टार्ट किया और उस तफ्तीश से सबसे पहले 7 नवंबर को आदिल को गिरफ्तार किया, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी उन लोगों की, जहां से ये डॉक्टर का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल हमारे हाथ में आया। और उस मॉड्यूल के साथ 7 नंबर को फिर ये फरीदाबाद पहुंचते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे मुजम्मिल पकड़ा जाता है, शाहीन पकड़ी जाती है और उसके साथ साथ नूर मोहम्मद वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है जब ये दबिश और रेड वहां पे पड़ती है। तो और ये जो तफ्तीश अब हमारी सभी एजेंसियों की चल रही है लगातार, वो ना केवल यूनिवर्सिटी में बल्कि उसके आसपास के जो एरिया हैं, जहां जहां पे इन लोगों ने किसी मंदिर के अंदर या मस्जिद के अंदर इन्होंने पनाह ली है या किसी के घर के अंदर पनाह लिया, कोई किराएदार बन के वहां रह रहा था, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं थी और पैसे ये एडवांस में देते हुए चले जाते थे। चाहे वो नू का मामला जैसे अभी सामने आया कि पहले ही उन्होंने 15,000 रुपए एडवांस दे देते थे। तो इस प्रकार से इनको हर जगह कहीं ना कहीं हमारा हाइडआउट इनके बन जाते थे और अपने काम करने की इनको सहूलियत मिल जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इसमें जो आ रहा है वो है दुखद घटना अल-फलाह यूनिवर्सिटी का। जो संस्थापक है सिद्दीकी, वो हर हालत से पहले से ही एक अपराधी बैकग्राउंड का आदमी था और उसने जो ट्रस्ट बनाई है अपने बच्चों की, अपने मतलब बेटों की, बहू अपनी पत्नी की और अपने परिवार की ही ट्रस्ट बना करके जितना पैसा उसने अभी करीब करीब 400 करोड़ के आसपास अभी निकल के आ गया है, उस यूनिवर्सिटी को जो है इस तरीके से उन्होंने वहां पे स्थापित किया और उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे डॉक्टरों को एडमिशन दिया, ऐसे रेजिडेंट डॉक्टरों को जो पढ़ाने का काम करते थे, और नूर मोहम्मद भी उनमें से एक था, कि भी इस तरह से इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग अगर फिदायन बन जाते हैं, आतंकी बन जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा खतरा देश के लिए होते हैं, क्योंकि नेचुरली वो बुद्धिजीवी हैं और हर चीज को बड़ी बारीकी से समझते हैं। इसलिए जैसे के केस में हमारी कहानियां आ रही हैं कि उसने एक लेबोरेटरी बनाई, उस लेबोरेटरी बनाने के साथ साथ वहां पे उसने सारी चीजों में पहले प्रयोग किए और प्रयोग करने के साथ साथ फिर उन्होंने एक्सप्लोजन भी किए पहाड़ों में जा करके। तो ये हमारी जो एजेंसियां हैं उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और अभी तो ये परतें खुल रही हैं। अभी शिकंजा यूनिवर्सिटी के ऊपर कसा जा रहा है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स के भी, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के ऊपर भी, और यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी वहां एडमिशन था वो किस प्रकार के लोगों का एडमिशन था और किस प्रकार के डॉक्टरों का, जो पढ़ाने वाले थे, टीचर्स थे, उनका एडमिशन था, वो सारी चीज अभी एजेंसियों के रडार के ऊपर है और धीरे धीरे एक एक जांच में सामने आता जाएगा और जांच के साथ ही हमें पता चलता जाएगा अभी किसकी कहां का इन्वॉल्वमेंट है। अभी 15 आदमी गैर हाजिर हैं यूनिवर्सिटी से, जो एक बहुत बड़ी बात है। जो सारी एजेंसियां उसको ढूंढने में लगी हुई हैं, चाहे लोकल पुलिस हो चाहे सेंट्रल एजेंसियां हो। जल्द गिरफ्तारी भी बहुत जरूरी है, जल्द गिरफ्तारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खबरें हैं कि कई शहर इनके निशाने पर थे। प्रियदर्शनी जी, मान्यता दिए जाने से लेकर, अलग अलग एनओसी दिए जाने से लेकर, उसके बाद स्टाफ हायरिंग से लेकर, क्या सरकार, प्रशासन या संबंधित विभाग कोई नजर, कोई दखल नहीं रखता? कि भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है सब कुछ? आपका सवाल किनसे ज्योति? में प्रियदर्शनी जी से। प्रियदर्शनी जी से। जी आवाज आ रही है ज्योति जी? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मान्यता देने से लेकर अलग अलग विभागों की एनओसी या अलग अलग एनओसी, उसके बाद स्टाफ हायरिंग, जो कि आप जानते हैं किस तरह के स्टाफ को हायर किया गया था, कोई नजर, कोई दखल, कुछ नहीं रहता है। देखिए ज्योति और जी, क्या हम दावे से कह सकते हैं कि और संस्थान ऐसे नहीं होंगे जब हम खुद आंख बंद करके बैठे हैं? क्योंकि शुरुआत तो जांच की तब हुई ना जब जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, वो जांच यहां तक पहुंची। ज्योति जी, पहले तो आप मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। आप मुझे ओवरलैप करेंगी तो फिर ना आप मेरी बात को समझ पाएंगी ना दर्शक मेरी बात को समझ पाएंगे। मैं ओवरलैप करने का मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं करूंगी। हो रहा था ओवरलैप, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। देखिए, जैश ए मोहब्बत, इसका मतलब कि जब हम ये बात करते हैं कि क्यों हम सरकार पे आप नहीं, यहाँ पे आप तौहीन लगा रहे हैं, इसका मतलब आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे लगा रहे हैं। पहली बात, ये ऑपरेशन जो है ये आज से शुरू नहीं हुआ था, ये 9 अक्टूबर को ही शुरू हो गया था और 13 अक्टूबर को हम लोगों ने सबसे बड़ा ब्रेकडाउन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने किया था, जहां पे जैश ए मोहब्बत का एक्सट्रीम फाइनेंसिंग मॉड्यूल एक्सपोज्ड हुआ था।
उसके बाद जैसे कि सर ने भी अभी बोला है कि 7 नवंबर को भी इन्होंने गुजरात में एटीएस अरेस्ट किया था, 4 टेररिस्ट अरेस्ट हुए थे और एक महिला भी अरेस्ट हुई थी। और 10 नवंबर की जहां तक बात करते हैं तो ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहिए कि एक नाइट्रोजन और इतना बड़ा आरडीएक्स जो वहां से मिला है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ही काम है जो उन्होंने ये ढूंढा। दूसरी बात कि जो आप घटना बता रही हैं उमर वाली, उमर ने ये मूवमेंट ऑफ रेज मतलब इम्पल्स में कर लिया। आप ये सोचिए, वो इतना इंपल्सिव हो गया था, इतना एंजाइटी थी कि 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा। उसके बाद उसको कुछ नहीं समझ में आया तो आनंद फानन में उसने इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। इसका मतलब कि इनका ये एक्चुअली में ये प्लान नहीं था, प्लान शायद कुछ और होगा जो बड़ा हो सकता था। और दूसरी बात, जब ये बार बार ये प्रदर्शनी जी की आवाज नहीं आ रही है। आप जो ये बातें कह रही हैं इन सारी बातों पे मैं खुद ही अग्री करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर इस तरह के पोस्टर लगाने से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एक छोर मिला कम से कम जांच एजेंसी आगे भी इस तरह की कार्रवाई करें कि इस तरह के पोस्टर अगर लगते हैं या कोई भी इस तरह की गतिविधि हलचल दिखती है तो बहुत त्वरित कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। और ये विस्फोटक बरामद करना भी ये कामयाबी थी, विस्फोटक बरामद करना भी एक कामयाबी थी। ये आनंद फानन में बौखलाहट में अचानक से हुआ ब्लास्ट था, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। हालांकि इससे बचा जा सकता था, ये सवाल जरूर बार बार उठेगा। मेरा सवाल कैंपस से जुड़ा था। हाँ, लेकिन इस पे नहीं, बार बार जो ये कमेंट करते हैं ना कि आतंकवाद का, क्योंकि इनको अपना वो सेकुलर, हम तो सेकुलर बन के रहे, ठीक है, और ये जिहादी बने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 2 महीने आप नहीं हो सकते ना। ये सेकुलर का जो मुखौटा आप लोगों ने नकली पहन रखा है क्योंकि आपको वोटों की राजनीति करनी है, तो ये सेकुलर का मुखौटा आप लोगों को उठा के फेंक देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। जहां पे आपकी देश की प्रतिष्ठा की बात आए, जहां पे आपके बच्चों की बात आए, जहां पे आपके राष्ट्रवाद की बात आए, कृपया करके ये सेकुलर का होने का नाटक बंद करके खत्म कर देना चाहिए। एकदम बड़ी सिंपल बात है, इसमें 2 टिक बात है, इसमें कोई लेकिन परंतु क्योंकि नहीं होना चाहिए। तो है नहीं, इंडिया सेकुलर कंट्री है प्रदर्शनी जी। जो इसमें ये बार बार ये जो बोलते हैं, इसमें असंवैधानिक तो कुछ नहीं है सेकुलर होने में। अगर आप ग्लोबल फिनोमिना देख लीजिए तो एक ही समुदाय क्यों हमेशा इस किस्म की एक्टिविटीज में पाया जाता है। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि जहां पे इनकी मोनोपोली भी है वहां पे भी डिवाइड करके अलग अलग जातियों में अपने आप को कास्ट में डिवाइड करके एक दूसरे से भी लड़ाई कर रहे होते हैं। और ऐसे बहुत देश हैं, सीरिया एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे देश है, ईरान ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। तो इनके दिमाग में ये भरा जाता है कि आप दूसरे को मारो, दूसरे को मारोगे, जो दूसरे धर्म का होगा तो आपको सवाब मिलेगा, आप जन्नत में जाएंगे, जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी। जन्नत की हूरों के लिए तुम यहाँ पे असामाजिक तत्व बन जाओगे। और आप बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने से ही दिमाग खुलता है, शायद हम लोगों का खुलता होगा, इनका नहीं खुल रहा है। बिल्कुल साफ बात है, ये साफ बात है। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई करने से होता तो ज्योति जी ये ऑपरेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सारे के सारे जो थे एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, एमडीज थे, पढ़े लिखे लोग थे। ओसामा बिन लादेन जो था वो मैकेनिकल इंजीनियर था। आप ये देखिए। और ये जो मदरसों की बात है, मैंने तो सीएम साहब को भी लेटर लिखा है, सीएम साहब को भी लेटर लिखा है। पढ़ाई लिखाई का आप ठीक कह रही प्रदर्शनी जी, पढ़ाई लिखाई का आतंक से कोई नाता नहीं लगता। अगर होता तो अनपढ़ लोग तो सारे आतंकी बन जाते। और अब इतने पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग भी आतंक से जुड़ रहे हैं, चिंताजनक है अपने आप में। आप ठीक है, अपनी बात आपने कही, आपकी बातों से कुछ हद तक मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी बात का उत्तर नहीं आया, इससे मुझे निराशा मिली है। मैडम आपका था कि उसमें क्या जो एक्टिविटीज हो रही थी, सॉरी क्वेश्चन आपका यही था ना कि एक्टिविटीज जो हो रही है उस पे क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा सवाल ये था कि मान्यता देने से लेकर एनओसी देने से लेकर स्टाफ हायर करने तक क्या कोई दखल भनक कुछ नहीं रहता है क्या? नहीं मैडम, आपको मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है कि अगर अल फायद यूनिवर्सिटी का हम लोग जिसको कहते हैं अगर मान्यता नहीं देते तो यही सेकुलरवादी, मैं इसका जवाब दे देती हूँ, यही जो ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड, ये पता क्या बोलते, ये बोलते देखिए ये एक कम्युनिटी के साथ नहीं है, ये चाहते नहीं है कि हम लोग बढ़े। 4-5 झुंड में आके खड़े हो जाते। आज फिर हमें डिबेट करनी पड़ती। अगर हम नहीं देते मान्यता तो यही लोग कारण नहीं हो सकता मान्यता देने का। आप होस्ट कर रही होती, एंकर होती और हम यही जवाब दे रहे होते कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। नहीं, मान्यता देने की वजह ये नहीं होनी चाहिए सरकारों के लिए।
मान्यता दिए जाने की वजह तो ये नहीं होनी चाहिए, तमाम जो मापदंड है वो पूरे हों उसी के बाद। और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कह रही हूँ, किसी भी संस्थान को मान्यता ये कहकर, ये सोचकर दे देना कि मान्यता नहीं देंगे तो 4-5 लोग सड़क पर आ जाएंगे। नो, ये नहीं होनी तो चाहिए। फिर पता लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी क्या था। तंवर जी, मैं केवल, क्योंकि ये मुद्दा केवल पॉलिटिकल नहीं है, हालांकि सरकार में जो पार्टी बैठी होती है उनसे सवाल जवाब होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत संजीदा ये मामला है अपने आप में। एक संस्थान की तो परतें अब खुल चुकी हैं, लेकिन हमें आंख नाक कान खुले रखने होंगे। हमारे आसपास कितने ऐसे कैंपस या केवल शिक्षा से जुड़े ही नहीं, बहुत सारे संस्थान हो सकते हैं, आतंक को जहां पनाह दी जा रही हो, आतंक को पोषित किया जा रहा हो, देश के खिलाफ गतिविधियां हो रही हो। तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते सभी को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। देखिए ज्योति जी, जिस तरह के आज आपका विषय था अल्फला विश्वविद्यालय का, इसमें जो भी अनियमितताएं थी उसके संदर्भ में बात ना होके पता नहीं बात कहां से कहां चली गई। और मुझे आशा थी कि डिफेंस एक्सपर्ट और रणबीर सिंह जी उस बारे में कुछ बेहतर कहेंगे, लेकिन उनका भी कहीं इन्वेस्टिगेशन में ही चले गए, लेकिन जो असल मूल कारण है उस पर नहीं गए। देखिए, किसी भी संस्था का जब गठन होता है, वो हमारे यहाँ यूजीसी और एमसीआई हैं, उसके जो रूल रेगुलेशन है उसके आधार पे किसी को मान्यता मिलती है या किसी को मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस आधार पे मान्यता मिली और उसके क्या क्या उसमें बिंदु थे, क्या वो सभी उस तरह से पूरे किए गए थे? अगर पूरे किए गए थे तो फिर इस बात का कोई विषय नहीं रह जाता कि 7-8 में क्या हुआ था, 2007-8 का जिस तरह का विषय कर रहे हैं। इसके अलावा जो विषय बनाने का प्रयास किया और एक मुद्दों से हटने का प्रयास किया, देखिए 11 वर्ष के करीब 12 वर्ष, 11.5 वर्ष माने, केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता आई है या वो आतंक का अड्डा अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनी है, तो निश्चित तौर पे सरकार, चाहे केंद्र के स्तर की बात हो चाहे प्रदेश के स्तर की बात हो, कानून व्यवस्था फिर राम वाले ही है। आज की डिबेट से तो यही महसूस होता है। और इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निरंतर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय, अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस को के ऊपर दोष मढ़ने का प्रयास हो रहा है, और इनको ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ने जो आतंकवाद है कितना सहायता साथ किस प्रकार से दी हैं, वो इनसे उनका कोई मतलब नहीं। इसके अलावा जिस तरह से टाडा बनाया, पोटा बनाया, एनएससी का गठन किया, एसपीजी का गठन किया, एनआईए का गठन किया, ये किसने किया था गठन? ये उस वक्त जब जैसी जैसी जरूरतें आई उस वक्त की केंद्र सरकार ने सारे काम किए थे कि नहीं किए थे? और किस प्रकार का आतंकवाद था पंजाब में? कोटा सुखबीर तंवर जी 2004 में आपकी सरकार आती, बदला कैसे? आदमी को जो भी किसी भी पक्ष की बात कर रहा है उसको विवेचना के साथ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए विषयों को रखना चाहिए, ऐसे ही धूल में लठ नहीं चलाना चाहिए। आज पुनः सवाल ये है कि क्या 12 वर्ष का इनका शासन इस प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? दोनों ही बातें, दोनों ही पहलू हैं। एक तरफ ये है कि हाँ सरकारों की जिम्मेदारी होती है, दूसरा ये कि जांच एजेंसी अगर जांच करके किसी मुकाम तक पहुंची है, किसी बिंदु तक पहुंची है, देखिए हम जांच एजेंसी की जांच का स्वागत करते हैं। मैंने पहले वक्तव्य में कहा जांच एजेंसियों को साक्ष्य संकलित करके और इस सारे के सारे प्रकरण को न्यायिक विवेचन में, लेकिन ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। विषय ये है कि 12 वर्ष में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं रही, जिस प्रकार से नाकामयाबी रही, जो विफलता रही, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? विषय से इतना सा विषय, हाँ जिम्मेदारी भी लेनी बनती है। ठीक है, रणवीर शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्मा जी, मस्जिदों पर, मदरसों पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, आपको लगता है ये भी जरूरी है? क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि कोई धर्म नहीं होता आतंक का, लेकिन इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो प्रशासन भी, सरकार भी चौकन्नी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्योति जी। मैं एक लाइन का जवाब तोमर साहब का दे दूं। हमारे विद्वान जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि एक्सपर्टों ने भी विद्यालय के बारे में कुछ नहीं कहा। आदरणीय तोमर जी, एंकर साहब जो सवाल पूछेंगे, एंकर मैम, हम तो उन्हें उसी का जवाब देना है। अब विद्यालय की बात है, वो तो निश्चित रूप से जब विद्यालय खुला है वो 97 के अंदर का इंजीनियरिंग कॉलेज खुला और इसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है। इसमें जब भी कोई यूनिवर्सिटी खुलती है उसका सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि भी पहले वो अप्लाई करते हैं सरकार के पास, जो भी सरकार कुर्सी के ऊपर होती है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। और इसके बाद जब अप्लाई किया जाता है तो प्रशासन के पास फिर जिम्मेवारी आती है
कि भी प्रशासन के नीचे से मुलाजिम से लेके ऊपर के अधिकारी तक उसके रिकमेंडेशन देते हैं कि भी क्या वो सारी फॉर्मेलिटीज जो हमारे बुकलेट में होती है वो पूरी करती हैं नहीं करती हैं। तो ये जो ऑफिसर रहे हैं कंसर्न उन जिलों और के आप तो उनकी डीजीपी बाई रहे नेम हैं शर्मा जिम्मेवारी जी, फिक्स आपको होती है, बिल्कुल भी कोई सफाई अकाउंटेबिलिटी देने की है जरूरत कि भी नहीं है। आप उनको डीजीपी रहे, मैं पुलिस यूनिवर्सिटी जांच से जुड़ा सवाल ही आपसे पूछूंगी। अब मैं कैसे मैं ये आ उम्मीद कर लूं कि सामने उसी वाला पे क्या आ रहा अब मदरसे पे आ रहा हूं मैं। बिल्कुल। ज्योति में मुझे 1 मिनट का टाइम दें, मैं तोमर जी का जवाब साथ साथ दे रहा था कि उन एजेंसियों का जिम्मेवारी होती है कि भी वो उनकी जांच पड़ताल करें और अगर वो दोषी हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। सिंपल सा थ्योरी हो, चाहे ए हो चाहे बी कोई हो। जहां तक सवाल मदरसों का है, ये जांच एजेंसियों के दायरे के अंदर है। जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं या होने की संभावना होती है तो हर पुलिस का जो एजेंसी है, वो चाहे सेंट्रल एजेंसी हो, चाहे आईबी की एजेंसी हो, चाहे सीआईडी की हो, चाहे लोकल पुलिस, उनको जहां भी शक होता है, चाहे वो मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, हर हालत से उनके ऊपर सर्च होती है, रेड होती है और जो भी संबंधित लोग वहां होते हैं उनसे पूछताछ होती है और जो वहां से गैर हाजिर हैं उनसे डबल पूछताछ होती है कि वो कितने दिन से वहां गैर हाजिर हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, यूनिवर्सिटी में 15 लोग गैर हाजिर हैं तो नेचुरली शक की सुई हमारी जांच एजेंसियों की, जो एजेंसियां काम कर रही हैं एनआई की, तो उनका दायरा बनता है जांच एजेंसी का कि भी वो हर हालत से उन लोगों तक पहुंचे जो बिल्कुल लोग गैर जांच में हाजिर हैं, उनको शामिल क्यों है, करें। किसलिए हैं एग्जैक्टली, बनता और है उनका बिल्कुल। कितना संबंध इस आतंकवाद की घटनाओं से रहा है। यही कर्नल सवाल साहब मदरसा, जी शर्मा जी यही सवाल आपका उसका है। जी तो आपका इन सब समय की क्योंकि उत्तर का पूरा होता है, मुझे वाइंड अप की ओर भी बढ़ना है। उससे पहले मैं लास्ट कमेंट कर्नल साहब से ले रही हूँ। कर्नल साहब, एक तरफ कैंपस से जुड़ी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी जांच जारी है, दूसरी ओर जिस रेंटेड रूम में विस्फोटक रखे गए वहां भी लोकल लोग उसमें कितने शामिल थे? क्या उनको कोई भनक नहीं थी? क्या उन लोगों की ओर से भी हेल्प की गई थी? इसको लेकर भी जांच जारी है पैरेलली। जी, ऐसा है कि जैसे इतने समय से यूनिवर्सिटी चल रही थी वहां पे और लैब के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग और वो ये बारूद को बना रहे थे और ये उसकी जब वो उसका एक्चुअल में जाके पहाड़ों में या इधर उधर उसको एक्सप्लोजन करने के बाद देख रहे थे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आइटम को मिलाने से क्या हो रहा है, वो आइटम को मिलाने से क्या हो रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना लंबा चौड़ा कोई आदमी प्रयोग कर रहा है देश के खिलाफ, इसके बारे में तो जो है उनको जो लैब असिस्टेंट हो या लैब इंचार्ज हो या कोई प्रोफेसर हो, उसको पूरी की पूरी भनक पूरी जानकारी है उसको और होती है। बट इसका क्या है चक्कर कि उनको जानकारी होने के बाद में इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो जो जानकार थे वो सारे के सारे इसके अंदर मिले हुए थे। वो किसी ना किसी तरीके से हमारे देश का मतलब सत्यानाश करने पे तुले हुए थे। मान लीजिए उसके अंदर कोई इस तरह का इंसान होता जिसको इस जांच से पता लग गया, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर था या बाकी एजेंसी, कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, तब वो कुछ बोलता। अभी ये लोग जो है सब मिली भगत थी इनकी, जब तक कोई अंदर धमाका ना हो जाता, जैसे लैब में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ। अगर कोई